देखो हमने कल पढ़ा था प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रभावी नाभिकीय आवेश हमने अच्छे से कैलकुलेट भी कर लिया। मैंने आपको एग्जांपल से दिए थे कुछ करने के लिए क्वेश्चन, वो आपने कर लिए क्या? कॉपर वाला दिया था एक एग्जांपल, तो कि कॉपर के लिए 4s कक्षक के लिए, 3d कक्षक के लिए, 1s के लिए क्या निकालना था आपको? जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना था। जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम परिरक्षण नियतांक सिग्मा का मान कैलकुलेट कर लेते हैं तो जेड इफेक्टिव इजीली कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ तक हम कर चुके थे कल, तो आप सबने कर लिया क्या? बताओ, सबने कैलकुलेट कर लिया हो, आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज देखो मेरी तरफ से तो क्लियर है आवाज। कोई ऐसा जिसको आ रही हो आवाज? कोई ऐसा जिसको आवाज आ रही हो? आ रही है? देखो इसका मतलब जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। देखो हेमंत को आ रही है आवाज, और ये Realme 5 कौन है, नाम नहीं लिख रखा अपना। हाँ तो क्वेश्चन कर लिए, मतलब बताने की जरूरत नहीं है ना, जितने भी न्यूमेरिकल दिए थे। कोई सा ऐसा जिसको बताने की जरूरत हो? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़े बच्चों। कौन सा बताऊं? कौन सा वाला बताना है, बोलो। कौन सा वाला बताऊं? कॉपर वाला? एक कॉपर का दिया था, एक ऑक्सीजन वाला दिया था। ऑक्सीजन वाला बताना है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। 8 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p4। ये क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखना क्या निकालना है हमको? जेड इफेक्टिव। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं। तो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, 1s वाला अलग ग्रुप, 2 वाला अलग ग्रुप। तो ये 1s वाला अलग ग्रुप हो गया, 2 वाला अलग ग्रुप हो गया, ठीक। क्या निकालना है हमको? परिरक्षण नियतांक। और परिरक्षण नियतांक के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? स्लेटर के नियम का प्रयोग करते हैं। और स्लेटर ने जो नियम दिए थे वो क्या थे? यहाँ पर हमको इसके लिए 2p कक्षक के लिए निकालने के लिए बोला था अंतिम कोर्स में भी, ठीक है। तो जो 2p कक्षक है इसके लिए निकालेंगे, तो ये तो हो गया n कोस, और ये हो गया n-1 कोस। अब देखो n या समान कोश के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण नियतांक, परिरक्षण सिग्मा कितना होगा? n कोश का देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 2 6, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? परिरक्षित हो जाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन परिरक्षित हो जाएगा तो क्या बचेगा? 4 और 2 6 में से एक गया तो 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन के लिए n या समान कोश के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण निकलेगा। कितने हैं? 5। और समान कोश के लिए परिरक्षण का मान कितना आता है? 0.35 ये मान आता है, हम कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरा n-1 कोश, n-1 कोश के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना रहेगा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 n-1 में, तो 2 इंटू 0.85, इनका टोटल करके देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो निकालेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल कर, 2 5 के 15 16 17, 1.75 तो इसका आया, इसका आया 2 पंजे 10 के 0 हासिल का 1 8 दूनी 16 और 1 17, 1.70 इसका आया। ऑल ओवर सब निकालेंगे, 5 7 7 14 का 4 हासिल का 3.45। ये मान आया अपने पास सिग्मा का। सिग्मा का मान कितना आया? 3.45, ठीक। अब क्या निकालेंगे हम? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। ऑक्सीजन का जेड यानी परमाणु क्रमांक कितना है? 8। 8 में से 3.45 अगर जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा भाई? 4.55। अभी किसी ने आंसर भी दिया था 0.33 ऑक्सीजन। 0.35 आंसर गलत है। देखो अगर हम ऑक्सीजन के 2p कोश के लिए निकाल रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा? 4.55, ठीक है। जेड इफेक्टिव का मान कितना रहा है? 4.55। देखो इसको समझ में आया क्या? बोलो।
बोलो भाई, क्लियर है क्या बच्चों? ये समझ में आया क्या ऑक्सीजन के 2p कोश के लिए? ऑक्सीजन के 2p कोश के लिए ये समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। और बताओ, और कौन सा बताना है? और कौन सा बताना है? और बोलो। सर 3D कॉपर का 3D, ठीक है। देखो कॉपर का 29 होता है परमाणु क्रमांक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s। 4s से पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसलिए 2 चल गए, लेकिन इसका विन्यास में यहाँ 4s 1 आता है, 3d में कितने आते हैं? 10 आते हैं। यही इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। शायद दिख नहीं रहा आप लोगों को ऊपर का, मैं थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया, दोबारा लिख देता हूँ। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s 1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आपने पूछा था 3d के लिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे? वृत्त बनाएंगे। वृत्त देखो, 1 वाले का अलग, 2 वाले का अलग, 3 में s और p वाले का अलग, d वाले का अलग और 4s वाले का अलग। वृत्त बन गए। वृत्त बनने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से कोश के लिए? 3d के लिए। 3d कक्षक की बात की उसने। 3d कक्षक के लिए क्या निकालना है आपको? सिग्मा। क्योंकि सिग्मा निकलेगा तभी क्या निकलेगा आपका? जेड इफेक्टिव निकलेगा। 3d कक्षक के लिए जो सिग्मा का परिकलन करेंगे हम, तो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे, ये हो गया आपका n कोश। ये भी n ही कहलाएगा। ये n-1 कोश, ये n-2 कोश। 3d कक्षक के लिए गणना करनी है तो नियम किसके लगेंगे? सेटर में d और f वाले नियम लगेंगे। और d और f वाले नियम क्या कहते हैं? n कोश के लिए 0.35 और शेष अन्य n तथा n-1 n-2 सबके लिए 1, ये मान आएंगे। तो देखो n कोश के लिए सिग्मा कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है डी में। 10 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? परिरक्षित हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? केवल 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इंटू 0.35। अब शेष n लाएगा एक तो, तथा n-1 आएगा, और n-2 के लिए जो सिग्मा आएगा वो क्या आएगा? देखो कितने इलेक्ट्रॉन है शेष n में? 8। n-1 में भी 8 और 8 16, और n-2 में 2, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। कितना परिरक्षण होता है? 1। तो कितना है? सॉल्व करेंगे। 9 पंजे 45 का 5 असील का 7, 27 31, 3.15, यहाँ पर आया 18.00। सॉल्व करेंगे इसको टोटल, 5 1 21.15 सिग्मा का मान आया अपने पास 21.15। हमको क्या निकालना था? जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है? 29। 29 माइनस 21.15 है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7.25। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर 3D ऑफ कॉपर। ये समझ में आया क्या? चेक करो। सही है क्या आप सबका ये वाला? अच्छा, और कौन सा बताना है? कोई सा भी पूछ लो, जो भी पूछ रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल बताना हो तो बोलो। और
कोई एग्जांपल, या कंप्लीट हो गया टॉपिक, आगे बढ़ो फिर तो नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई पुराना क्वेश्चन जो दिया हो जो समझ में नहीं आया हो? बोलो। हाँ, 1s के लिए कितना आएगा? किसके लिए बताऊं? 27 का मतलब किसका 1s है? अच्छा, कॉपर के 1s के लिए इसका आएगा अपने पास। कॉपर का 29 होता है ना, 29 में से 0.30 जाएगा। अच्छा, 1s के लिए 1s2 एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, 1 × 0.30 तो सिग्मा आ जाएगा। कितना आ जाएगा सिग्मा? कॉपर के 1s के लिए सिग्मा कितना आ जाएगा? 0.30। तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 29 माइनस 0.30 कितना बचा? 28.70 आएगा। और कॉपर के 4s के लिए, कॉपर का 4s, ये देखो यार, कॉपर का 4s देखना है, इसको शॉर्ट में बता दूंगा, चलो देखना। देखो कॉपर का 4s क्या हो गया? अब n हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? n-1, ये पूरा, ये क्या हो जाएगा? n-2, ये हो जाएगा n-3। ठीक। अब देखो 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाता है? परिरक्षित हो जाता है। तो क्या हो गया? 0 × 0.35। ठीक है, ये खत्म। अगला चलते हैं, इस पर देखेंगे क्या आएगा, देखना। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, 6, 18 और 2 20। 20 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा? 20 × 0.85 प्लस यहाँ n-2 n-3 कितने भी हों तो सबके लिए क्या लेते हैं? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 2 8 2 10, 10 × 1। इसको सॉल्व करेंगे टोटल को, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा? आपका सिग्मा। और उसके बाद में जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे। समझ में आ गया? देखो 4s के लिए कैलकुलेशन है केवल, सिंपल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। मुस्कान समझ में आगे गए? देखो मुस्कान, ओके। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बच्चों? और कोई क्वेश्चन बोलो। ओके, आगे बढ़ो फिर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कक्ष व कक्षक में अंतर। कक्ष ही क्या होता है? कक्षा होती तथा, तो दिख नहीं रहा टॉपिक, चलो नीचे लिखता हूँ थोड़ा। कक्ष या कक्षा तथा कक्षक में अंतर। देखो कक्ष या कक्षा को तो हम बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। कक्ष या कक्षा को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। और कक्षक को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल हमने पढ़ा भी था, ऑर्बिटल हमने पढ़ा भी था, क्या होता है? देखो मैंने बताया था आपको ऑर्बिटल के बारे में, डेफिनेशन बताई थी। नाभिक के चारों ओर का ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? हम परमाणुवीय कक्षक कहते हैं। वही उसी की बात कर रहे हैं ये कक्षक। तो इसमें हम अंतर के लिए क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। इधर तो लिख देंगे हम ऑर्बिट और इधर लिख देंगे हम ऑर्बिटल। ठीक है, देखो अब अंतर की बात कर रहे हैं अपन। ये तो है कक्ष और ये है कक्षक। सबसे पहली चीज तो ये हो गई, एक कितने से हो गया? कक्षक क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर का ऐसा स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। और कक्षा क्या होती है? देखो कक्षा होती है नाभिक के बाहर की ओर स्थित ऐसा सुव्यवस्थित पथ, नाभिक के बाहर की ओर सुव्यवस्थित ऐसा पथ
जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है क्या कहलाती है? कक्षा या कक्ष कहलाती है। डायग्राम से समझना, ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये जो कोश होता है ना, ये कोश है पूरा का पूरा, प्रथम कोश, इसी को क्या कहते हैं हम? कक्ष या कक्षा कहते हैं या कोश कहते हैं। ये पूरा का पूरा कोश ही क्या है? कक्ष या कक्षा है, जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे? उपकोष पाए जाएंगे। कौन से उपकोष? एसपीडीएफ। उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? कक्षक पाए जाएंगे, और उन कक्षकों के अंदर क्या चक्रण करेंगे? इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे। तो क्या हुआ? नाभिक के चारों ओर ऐसा सुव्यवस्थित पथ जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं वो तो क्या होती है? कक्षा। और कक्षक क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर का ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। समझ गए क्या? ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई दोनों। नेक्स्ट अंतर, अब देखो जितने भी ऑर्बिट होते हैं, यानी कक्षक, कक्षा जो होती है, ये कक्षा, ये कैसी होती है? चक्रीय संरचना वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये सब? चक्रीय संरचना। लेकिन जो कक्षक होते हैं वो चक्रीय संरचना वाले नहीं होते हैं। ये चक्रीय संरचना वाले क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखो कक्षक क्या होते हैं, जैसे एस उपकोष में एस कक्षक, एस कक्षक कैसा होता है? गोलाकार होता है। जैसे पी कक्षक की बात करें तो हम क्या कहेंगे? पी कक्षक कैसा होता है? डंबलाकार होता है। जैसे डी कक्षक कैसा होता है? द्विडंबलाकार होता है, डबल डंबल शेप, द्विडंबलाकार। और एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। तो देखो अलग अलग डिफरेंस आया कि नहीं आया? ये तो क्या है? चक्रीय संरचना है, लेकिन यहाँ पर एफ कक्षक गोलाकार है, पी कक्षक डंबलाकार है, डी कक्षक द्विडंबलाकार है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ऑर्बिट कक्षा की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शनल कैरेक्टर, दिशात्मक गुण अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये तो एक चक्रीय संरचना है भाई, और जिसमें चक्रीय संरचना में कभी भी दिशात्मक गुण, डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते, क्योंकि उसको दिशा ही प्रदान नहीं कर रहा। जबकि इनकी बात करें हम कक्षकों की, तो देखो एक कक्षक क्या है? गोलाकार है, तो उसमें दिशात्मक गुण नहीं है। लेकिन एक कक्षक के अलावा अगर हम पी कक्षक की बात करें तो देखो ऐसा होता है डंबल शेप, तो देखो दिशा प्रदान कर रहा है, दिशात्मक गुण प्रेजेंट है। डी कक्षक और ज्यादा दिशात्मक होते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो एक कक्षक को छोड़कर सभी क्या होते हैं? दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। एक ही अंतर हो गया। इसके अलावा कक्षा जो है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये कोश जो है ना पूरा का पूरा, पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने आपको सूत्र लिखाया था, कौन से सूत्र से निकालते हैं? 2n²। 2n² सूत्र के द्वारा कक्षा के अंदर यानी कक्ष के अंदर यानी कोश के अंदर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। जबकि जो कक्षक है, एक कक्षक, जैसे एक कक्षक की बात करें, एक कक्षक हो गया, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती है? केवल 2। ये पाउली ने बताया था, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण वाले। ठीक है, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जबकि यहाँ पर 2n² के आधार पर डिसाइड होगा कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी के कोश में कितने भरेंगे? 2 भरेंगे। फिर एल कोश में कितने भरेंगे? इसके बाद जो दूसरा कोश आएगा इसमें कितने भरेंगे? 8 भरेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा कोश सूत्र क्या है? 2n², n बराबर कितना है? 2 है, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8। ठीक है, तो ये सब अंतर है। इन सब अंतर को हम कॉपी में नोट करेंगे। समझ में आ गए ना चारों पॉइंट? देखो चारों पॉइंट समझ में आ गए क्या? एक बार और बता देता हूँ, चलो एक बार और सुन लो। देखो पहले बात करेंगे कक्षा की, फिर बात करेंगे कक्षक। कक्षा क्या होती है? देखो ये नाभिक के चारों ओर एक सुव्यवस्थित पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। कक्षक क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, क्या कहलाते हैं? कक्षक कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, कक्षा में ये चक्रीय संरचना वाले होते हैं, चक्रीय संरचना प्रदर्शित करते हैं। कक्षक क्या होते हैं? एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबलाकार, डी कक्षक द्विडंबलाकार, एफ कक्षक की आकृति जटिल होती है। तो इनकी संरचना बता दी हमने। तीसरा, इनके जो चुंबकीय जो इनके दिशात्मक गुण हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि संरचना कैसी? चक्रीय। चक्रीय संरचनाओं के दिशात्मक गुण नहीं पाए जाएंगे। और कक्षकों की बात करें तो इनमें देखो डी कक्षक कैसा है? डंबलाकार, डी कक्षक द्विडंबलाकार, पी कक्षक डंबलाकार। तो एस कक्षक ही गोलाकार है जिसमें दिशात्मक गुण उपस्थित नहीं है, लेकिन पी डी और एफ इन कक्षकों में दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। ऐसे इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र है 2n²। इस तरह से प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश यानी द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन,
चतुर्थ कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जबकि जो कक्षक है उसमें एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। ये था सारा का सारा। बोलो समझ में आया क्या? डिफरेंस समझ में आया क्या? बोलो भाई। ओके, तो इनको नोट कर लेते हैं कॉपी में। पार्टीशन कर दो, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यह नाभिक के बाहर की ओर, यह नाभिक के बाहर की ओर, यह नाभिक के बाहर की ओर स्थित, नाभिक के बाहर की ओर स्थित सुव्यवस्थित, नाभिक के बाहर की ओर स्थित सुव्यवस्थित चक्रीय पथ है, नाभिक के बाहर की ओर स्थित सुव्यवस्थित चक्रीय पथ है जिसमें, चक्रीय पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। दूसरी तरफ लिखेंगे, यह नाभिक के चारों ओर चलो अब आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है और दिख रहा है भाई? ओके ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके ओके, दिख नहीं रहा खुशी? आवाज ही आ रही है बस दिख नहीं रहा। थोड़ी देर में दिखने भी लग जाएगा वो नेटवर्क आपके। मेरा तो आ गया नेटवर्क वापस, मेरा चल गया था फिर वापस आ गया। अब आप लोगों का अब आ गए है ना, दिख जाएगा। मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज, आवाज तो आ रही है ना? सब लिख लो इसको जब तक, ऑर्बिटल को ऑर्बिटल में लिखेंगे। आवाज तो आ रही है, सब लिख लेंगे। लिखो, यह नाभिक के चारों ओर स्थित, यह नाभिक के चारों ओर स्थित, कक्षक में लिख रहे हैं, यह नाभिक के चारों ओर स्थित त्रिविमीय स्थान होता है, यह नाभिक के चारों ओर स्थित त्रिविमीय स्थान होता है जिसमें, यह नाभिक के चारों ओर स्थित त्रिविमीय स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑर्बिट में लिखेंगे, कक्ष या कक्षा में लिखेंगे। सभी ऑर्बिट चक्रीय संरचना वाले होते हैं, सभी ऑर्बिट चक्रीय संरचना वाले होते हैं। चक्रीय संरचना वाले होते हैं। दूसरी तरफ लिखेंगे, कक्षक
भिन्न भिन्न संरचना वाले होते हैं। कक्षक भिन्न भिन्न संरचना वाले होते हैं। हम उसका कर रहा हूं, 1 मिनट। कक्षक भिन्न भिन्न संरचना वाले होते हैं। ऑर्बिट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ऑर्बिट का फर्स्ट पॉइंट था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिखना। यह नाभिक के बाहर की ओर स्थित सुव्यवस्थित चक्रीय पथ है। यह नाभिक के बाहर की ओर स्थित सुव्यवस्थित चक्रीय पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। यह नाभिक के बाहर की ओर स्थित सुव्यवस्थित चक्रीय पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। ये प्रथम बिंदु था ऑर्बिट का, ठीक है। हाँ, 2 बिंदु हो गए हमारे पास। इसमें हमने लिखा था कि यह सभी ऑर्बिट चक्रीय संरचना वाले होते हैं। उधर लिखा हमने कक्षक भिन्न भिन्न संरचना वाले होते हैं। भिन्न भिन्न संरचना में लिखेंगे एस कक्षक गोलाकार, उसके नीचे लिखेंगे भिन्न भिन्न संरचना वाले होते हैं हमें। एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबलाकार, डी कक्षक द्विडंबलाकार होता है। डी कक्षक द्विडंबलाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट में लिखेंगे इनमें दिशात्मक गुण अनुपस्थित होते हैं। इनमें दिशात्मक गुण अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, खुशी कह रही है शुरू से बोल दो, अभी लास्ट में बोल दूंगा, जहां से चल रहा है अभी वहां से लिख लो। एक बार पूरा करा दूं 4 पॉइंट, फिर दोबारा एक बार और बोल दूंगा, जो आप जिसके छूटे वो लिख लेना। लिखेंगे इसमें इनमें दिशात्मक गुण अनुपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ लिखेंगे एक कक्षक को छोड़कर सभी में, एक कक्षक को छोड़कर सभी में दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। एक कक्षक को छोड़कर सभी में दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। एक कक्षक को छोड़कर सभी में दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कक्ष या ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। n बराबर लिख देंगे हम कोश की संख्या, जहां n बराबर क्या है, कोश की संख्या। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहां n क्या है, कोश की संख्या। उधर की तरफ लिखेंगे ऑर्बिटल में कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 2 होती है। कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 होती है। कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 होती है। हो गया? चलो एक बार और शुरू से बोलने की बात हुई थी, एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ सारी चीजें क्या क्या थी। देखो, सबसे पहला बिंदु था हमारे ऑर्बिट में कि ये एक सुव्यवस्थित चक्रीय पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। नाभिक के चारों ओर स्थित सुव्यवस्थित चक्रीय पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। कौन है? कक्षक। उधर लिखा हमने यह एक त्रिविमीय पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, यह नाभिक के बाहर की ओर त्रिविमीय पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। क्या कहलाते हैं? कक्षक कहलाते हैं। दूसरा बिंदु, ये चक्रीय संरचना वाले होते हैं, ये भिन्न भिन्न संरचना वाले होते हैं, जैसे एस कक्षक की गोलाकार, पी कक्षक की डंबलाकार, डी कक्षक की द्विडंबलाकार संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड था
इनमें दिशात्मक गुण क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं अनुपस्थित? क्योंकि संरचना कैसी है? चक्रीय। इधर ये दिशात्मक गुण रखते हैं क्योंकि पी कक्षक डंबलाकार है, दिशात्मक गुण है। डी कक्षक द्विडंबलाकार है, और अधिक दिशात्मक गुण है। तो ये कैसे होते हैं? दिशात्मक गुण रखते हैं, जबकि यहाँ दिशात्मक गुण अनुपस्थित होते हैं। इधर फिर इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, जबकि यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल और केवल 2 होती है। चलो कंप्लीट हो गया क्या? देखो सबका कंप्लीट हो गया क्या ये? ठीक है मुस्कान, और ठीक है ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसके बाद हम, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इस चैप्टर के हमारे केवल 2 टॉपिक बच रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बच रहा है हमारे पास श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ठीक है, और एक बच रहा है त्रिज्य तरंग फलन, कोणीय तरंग फलन, और उससे संबंधित है उसके बाद में प्रायिकता वितरण आरेख। कौन कौन से हो गए टॉपिक? 3 टॉपिक हो गए एक तरह से। एक तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण, एक त्रिज्य तरंग फलन, कोणीय तरंग फलन, एक साथ है दोनों, और एक है प्रायिकता वितरण आरेख या इलेक्ट्रॉन घनत्व आरेख। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण। देखो श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं किया था हमने। श्रोडिंगर तरंग समीकरण डायरेक्टली थी हमारे, केवल डायरेक्ट वैल्यू बता दी थी उसकी। क्या देखना, डेल स्क्वायर साई बाई डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। ये थी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। याद करो, आज सबने पहले पढ़ी थी एक बहुत बड़ी इक्वेशन, याद आ रहा है क्या पुराना? अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम? प्रतिपादित करेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसका डेरिवेशन करेंगे हम पूरा का पूरा। तो डेरिवेशन तो हम कल स्टार्ट कर पाएंगे आज, लेकिन इसकी हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या चीजें, स्टार्टअप दे देते हैं मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो हेडिंग डाली थी आपने श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वैज्ञानिक का नाम है श्रोडिंगर, जिसने ये तरंग गतिकी की समीकरण प्रतिपादित की, और उसको क्या कहा गया था? चिर सम्मत तरंग समीकरण भी कहते हैं। इसके बीच में एक समीकरण आएगी, क्या कहेंगे उसको? चिर संगत तरंग समीकरण, तो वो भी लिखेंगे हम इसके अंदर। तो आप इसमें पहले कुछ लाइनें लिख लीजिए, 2-3 लिखो। श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने कुंदन को याद नहीं आ रहा और अभिषेक को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। चलो फर्स्ट बाद में पूरा याद दिला देंगे कल तक। श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने नाभिक के चारों ओर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन की श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने नाभिक के चारों ओर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन की गति को अप्रगामी तरंगों के समान माना। अप्रगामी तरंगों के समान माना और निम्न समीकरण दिया। अप्रगामी तरंगों के समान माना और निम्न समीकरण दिया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। और
निम्न समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। लैंग्वेज कंप्लीट। इसके बाद में तरंग समीकरण ये है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इसको नोट करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो मैंने इस तरह से लिख रखा है ना, ये डेल है, क्या बोलते हैं इसको, डेल। अब डेल ऐसे भी बनाते हैं, डेल ऐसे भी बनाते हैं। अब आपको जो पसंद आए ना वो बना लेना। डेल ये भी है, डेल ये भी है, दोनों ही डेल, ठीक है। और डेल्टा ये होता है, ये डेल्टा होता है, ये नहीं बनाना। अभी या तो ये बनाओ या फिर ये बनाओ, दोनों में से कोई एक बनाना डेल के रूप। डेल स्क्वायर है साई, जिसको क्या बोलते हैं, और ये जो है ना ये, इसको क्या बोलेंगे, साई। ये मैं आपको लिखा भी चुका हूँ, साई और साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। साई एक तरंग फलन है, याद करो, आयाम फलन, तरंग फलन, जिसके दो मान संभव है, धनात्मक और ऋणात्मक, पढ़ाता हमने। तो ये समीकरण उतारनी है। नीचे लिख देंगे जहां साई इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, साई क्या है, इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। बी क्या है, स्थितिज ऊर्जा, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ई क्या है, कुल ऊर्जा। सब इलेक्ट्रॉन के लिए है, सब बातें, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। और एच और आ रहा है अपने, एच भी आपने पढ़ रखा है, क्या है, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकंड, ये इसका मान होता है।